जब 1960s में बैटमैन का कैरेक्टर पहली बार टेलीविजन पर दिखाई दिया तो उसका कॉस्ट्यूम काफी हद तक कॉमिक बुक वाले बैटमैन से मिलता था और अब 2022 तक ये कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा हाईटेक और अपग्रेड हो चुका है। इसे पूरा 3D प्रिंटर और आर्मर के साथ बनाया गया है और फंक्शनल गैजेट के साथ लैस है। बैटमैन की जर्नी काफी लंबी रही है, नायलॉन कॉस्ट्यूम से प्रैक्टिकल विंग फ्लाइंग सूट तक, और जैसे जैसे VFX और CGI टेक्नोलॉजी ग्रो होती गई, सुपर हीरोज कॉस्ट्यूम और भी ज्यादा प्रैक्टिकल, रियल और बिलीवेबल लगने लगी। जनरली कॉमिक बुक्स में सुपर हीरोज काफी टाइट और अनकंफर्टेबल कॉस्ट्यूम पहनते थे अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाने के लिए, और जो सबसे ज्यादा कॉमन मटेरियल यूज किया जाता था वो था नायलॉन, और इन कॉस्ट्यूम की फिटिंग भी काफी इमेच्योर लगती थी। लेकिन ये सब चेंज हुआ 1978 में सुपरमैन की कॉस्ट्यूम के साथ, जिसको डिजाइन किया था ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर वियॉन ब्लेक ने। सुपरमैन की ये कॉस्ट्यूम वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हुई। इस कॉस्ट्यूम को स्पेंडेक्स नाम के मटेरियल से बनाया गया था, जो कि नायलॉन से ज्यादा स्ट्रेचेबल, ब्रीदेबल और मजबूत था, और पहली बार कॉस्ट्यूम्स के अंदर प्लास्टिक प्रोटेक्शन यूज किया जाने लगा। 1980s में रोबोट्स का पहली बार टेलीविजन पर दिखना कोई एवोल्यूशन से कम नहीं था। रोबोट्स के कॉस्ट्यूम एक्चुअल मेटल पार्ट यूज करके बनाए जाते थे, जिसकी वजह से उनका वजन 80 पाउंड यानी 40 किलो तक हो जाता था। 1987 में रोबोकॉप में रोबोट्स की कॉस्ट्यूम को काफी अपग्रेड किया गया। इसको कुल 3 लेयर्स में बनाया गया था। पहला नॉर्मल क्लोथ, उसके ऊपर फाइबर कवरिंग और लास्ट में लाइट वेट मेटल कवरिंग, जिसकी वजह से कॉस्ट्यूम बहुत डिटेल्ड और बिलीवेबल लगने लगा। और ये पहली बार था जहां कॉस्ट्यूम्स में फंक्शनल पार्ट यूज किए जाने लगे। इस तरह की टोटल 7 कॉस्ट्यूम बनाई गई अलग अलग एक्शन सीन्स के लिए, और इनमें से एक कॉस्ट्यूम को फायर प्रूफ बनाया गया जो स्टंटमैन एक्चुअल ब्लास्ट सीन में पहनता है। 1989 में बैटमैन में भी सिमिलर हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया, और 1960s की तरह नायलॉन और स्पेंडिक्स न यूज करके लेटेक्स यानी रबराइज मटेरियल से बैटमैन का कॉस्ट्यूम बनाया गया। रबर की मदद से कॉस्ट्यूम पे मस्कुलर कट्स बनाए गए, जिसकी वजह से बैटमैन को और भी ज्यादा मस्कुलर दिखाया जा सके। लेकिन बैटमैन का हेड गियर यानी मास्क हाई ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसकी वजह से एक्टर अपनी नेक को रोटेट नहीं कर पाता था, और नेक रोटेट करने की बजाय उसे अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना पड़ता था। 2002 स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो जिसके मूवमेंट सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। 1977 में स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम एक सिंगल पीस नायलॉन कॉस्ट्यूम था, लेकिन 2002 में स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम डिजिटल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख के डिजाइन किया गया। डिजाइनर्स ने 4 महीनों से भी ज्यादा का टाइम लगाया डिफरेंट कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने में। एट लास्ट डिजिटल कॉस्ट्यूम क्रिएट किया गया, यानी असल में कॉस्ट्यूम थी ही नहीं, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर फाइनल सीन को बनाने में 18 महीनों का टाइम लगा, क्योंकि एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, ना एक्टर, ना कॉस्ट्यूम और ना लोकेशन। 2005 बैटमैन बिगिंस में बैटमैन की कॉस्ट्यूम का फाइनल वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया। इस बार कॉस्ट्यूम को फिर से चौथी बार रीडिजाइन किया गया था। इस कॉस्ट्यूम में नेक पर सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया, जिससे एक्टर अपनी गर्दन को इजीली रोटेट कर सकता था। इस कॉस्ट्यूम को आर्मी की हेल्प से बनाया गया था, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम पूरी तरह से फायर प्रूफ और बुलेट प्रूफ था। इस कॉस्ट्यूम को 1000 से भी ज्यादा फाइबर प्लेट्स और पार्ट्स से बनाया गया था, जिसकी वजह से ये कॉस्ट्यूम बेहद फ्लेक्सिबल हो गई थी। 2008 आयरन मैन का पहला कॉस्ट्यूम पूरी तरह से एल्यूमिनियम और लेदर यूज करके बनाया गया था, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती गई, कॉस्ट्यूम को बहुत आसानी से और हल्का बनाया जाने लगा। 3D प्रिंटर्स ने कॉस्ट्यूम बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। कॉम्प्लिकेटेड पीसेस को क्विकर, चीपर और बहुत डिटेलिंग के साथ बनाया जा सकता था। 2019 के बाद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि सुपर हीरोज फिल्म में अब कॉस्ट्यूम्स की जरूरत ही नहीं। कॉस्ट्यूम को अब पूरी तरह से CG और VFX के जरिए क्रिएट किया जाता है, अब चाहे वो स्पाइडरमैन हो या एंटमैन। और एवेंजर्स एंड गेम के कुछ सीन्स में फिल्म पहले शूट हुई और कॉस्ट्यूम को बाद में डिसाइड करके CG की मदद से एडिटिंग के टाइम पे क्रिएट किया गया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।